हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अंग्रेज़ों के भारत विजय के बारे में पढ़ेंगे। भारत विजय यानी कि अंग्रेज किस तरह से पूरे भारत में अपना एक अधिकार प्राप्त करते हैं व्यापार में, और पूरे भारत को किस तरह से उपनिवेश बना लेते हैं अपना। शुरुआत में जब पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज और उसके बाद फ्रेंच आए, तो फ्रेंच और अंग्रेज़ों के बीच बहुत सारे युद्ध भी हुए और वे जो है आपस में एक अधिकार प्राप्त करना चाहते थे व्यापार में। साथ में अंग्रेज कुछ राजे राजवाड़ों से भी युद्ध करते हैं और वे उन्हें हराकर वहाँ पर जो है शासन चलाते हैं उस रियासत में। अंग्रेज धीरे धीरे किस तरह से ये सब करते हैं वो हम देखेंगे। फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में जो युद्ध लड़े थे व्यापार में एक अधिकार प्राप्त करने के लिए, उन युद्धों को हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं और वे 20 सालों तक लड़े थे, जिसमें से 3 युद्ध लड़ा गया था, जिसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आइए पहले भी स्टार्ट करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1746 से 1748 के बीच। इसे सैन टोमो का युद्ध भी कहा जाता है। सैन टोमो का युद्ध भी इस प्रथम कर्नाटक युद्ध को कहा जाता है। इसकी जो है इस युद्ध की पृष्ठभूमि यूरोप में दोनों शक्तियों फ्रांस और ब्रिटेन जब ये लड़े, किसके लिए? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़े थे। तो इसी का परिणाम था कि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरुद्ध थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भी ये एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होने का तत्कालीन कारण अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन बानेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना था। क्या करते हैं कैप्टन बानेट जो है कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अपना कब्जा स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर की सहायता से क्या करते हैं, मद्रास को जीत लिया। उसके बाद ये क्या करते हैं, मद्रास को वे जीत लेते हैं। कौन? डुप्ले, जो मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लाब्रूनो की सहायता से। अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अलवरुद्दीन से डुप्ले के विरुद्ध सहायता मांगी। अंग्रेजों ने क्या करते हैं कि अलवरुद्दीन जो रहते हैं ये कर्नाटक के उससे सहायता मांगते हैं। हालांकि हस्तक्षेप के बाद भी डुप्ले ने मद्रास घेरा नहीं छोड़ा। ये युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अलवरुद्दीन के बीच। अलवरुद्दीन जिससे अंग्रेजों ने सहायता मांगी थी। इस युद्ध में फ्रांसीसी विजय रहे। फ्रांसीसी क्या रहते हैं? इस युद्ध में विजय हो जाते हैं। यह जो विजय थी वो किसी विदेशी सेना की पहली विजय मानी जाती है भारत में। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत जो है 1748 में होता है। 1746 से ये लड़ा जाता है और कब तक? 1748 तक। कि इस युद्ध की जो संधि होती है एक्स ला साफेल की जो संधि होती है, उसके अनुसार क्या होता है, अमेरिका में जो लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को और मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तत्कालीन राजनीतिक प्रभाव जो है भारत पर नहीं पड़ता है। इससे कोई राजनीतिक प्रभाव भारत पर तो नहीं पड़ता है, लेकिन फ्रांसीसी को जब विजय मिल जाती है, इससे ये उजागर हो जाती है कि कोई भी यूरोपीय देशों की जो सेना है, छोटी सी सेना जो यूरोपीय आधुनिक तकनीक से विलैस होती है, वो भारतीय जो राजाएं हैं उन्हें आसानी से हरा देती है। जिसके कारण क्या होता है कि जो भारतीय राजाएं होते हैं आपस के युद्ध में भी अब यूरोपीय देशों के सेनाओं की मदद लेने प्रारंभ कर देते हैं। इससे जो है भारतीय राजाओं की कमजोरियां उजागर होने लगती है इस युद्ध के बाद। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 1754 के बीच लड़ी जाती है। 1749 से 1754 के बीच लड़ी जाती है। ये इसका जो तत्कालीन कारण हैदराबाद और कर्नाटक के बीच जो उत्तराधिकार का जो युद्ध था, उसी के कारण ये उत्पन्न होती है, जिसमें जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज अपने अपने जो समर्थक राजाओं को अपना बैठाना चाहते थे वहाँ के राजगद्दियों में। जिसके कारण क्या होता है, प्रथम में क्या होता है कि जो हैदराबाद की संस्थापना की थी निजाम उल मुल्क की जो है 1748 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसके पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग में गद्दी के लिए जो है युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। और कर्नाटक में भी ऐसी ही स्थिति बनी होती है। जब क्या होता है कि चंदा साहब को क्या करते हैं कि मराठा जो है 7 साल कैद रखने के बाद उन्हें आज़ाद कर देती है। जिसके बाद जो है अलवरुद्दीन
और चंदा साहब के बीच जो गद्दी के लिए संघर्ष स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, फ्रांसीसियों ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को समर्थन देती है, जबकि अंग्रेज अलवरुद्दीन और नासिर जंग को समर्थन देती है। 1749 में अंबर के युद्ध में अलवरुद्दीन मारा गया तथा उसके बेटे मोहम्मद अली ने त्रिचानापल्ली ने शरण लेते हैं। मोहम्मद अली ये कहाँ शरण लेते हैं? त्रिचानापल्ली में। 1750 में हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया। हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा जाता है। मुजफ्फर जंग जो है इसमें भी विजय होते हैं, जिससे क्या होता है कि फ्रांसीसी जिसके जिसके मदद करते हैं वे जीत जाते हैं और अंग्रेज जिसके जिसके हेल्प करते हैं वो सब हार जाते हैं युद्ध में। जिसके कारण से क्या होता है कि इससे प्रसन्न होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मुसलीपट्टम और पांडुचेरी का क्षेत्र प्रदान करते हैं। कौन? मुजफ्फर जंग जो है जीत जाता है, जिसके कारण से मुजफ्फर जंग जो है प्रसन्न होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मुसलीपट्टम और पांडुचेरी का क्षेत्र जो है प्रदान करते हैं, और डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र का गवर्नर बनाते हैं। इसके पूर्व चंदा साहब ने भी फ्रांसीसी को गांव जो है प्रदान किया था, कुछ गांव। मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद सलाबत जंग जो द्वारा फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र जो है मुस्तफ़ानगर, चिरकाल, राजमुंदरी और एलोरा प्रदान किया गया। डुप्ले ने हैदराबाद में बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी तैनात की। डुप्ले ने क्या किया? हैदराबाद में बुस्सी के नेतृत्व में फ्रेंच सैन्य टुकड़ी तैनात की। इस तरह दक्षिणी क्षेत्र में फ्रांसीसियों का नियंत्रण और प्रभावी हो गया। एक ब्रिटिश क्लर्क के रूप में भारत आए क्लाइव ने कूटनीति का प्रयोग किया और उसने त्रिचनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए आरकट के किले को घेर लिया। आरकट के किले को किसने घेर लिया? क्लाइव ने जो है त्रिचनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए आरकट के किले को घेर लिया। इसी समय तंजौर के सेनापति ने धोखे से चंदा साहब की हत्या कर दी। चंदा साहब की जो है हत्या कौन कर देते हैं? तंजौर के सेनापति ने। और जब त्रिचनापल्ली पर फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया, वे अंग्रेजों से परास्त हुए, अंग्रेजों से वे हार जाते हैं फ्रांसीसी। इसी समय फ्रांसीसी सरकार द्वारा डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। डुप्ले को जो है फ्रांसीसी सरकार वापस बुला लेती है, क्योंकि ये कंपनी पूरी ही सरकारी कंपनी थी। और गोडेहियो को पांडुचेरी का अगला गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। गोडेहियो जो है इसको अगला गवर्नर बनाया जाता है भारत के लिए फ्रांसीसियों द्वारा। गोडेहियो ने अंग्रेजी कंपनी के साथ 1754 में पांडुचेरी की संधि करती है। पांडुचेरी की संधि करती है कौन? गोडेहियो अंग्रेजों के साथ, जिसके तहत दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हुए। इस संधि के परिणामस्वरूप दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। साथ ही दोनों कंपनियां यह वादा भी करती है कि यह भारतीय नरेशों के बीच जो झगड़े होंगे उसके में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीर्थ कर्नाटक ये जो है 1758 से 1763 तक चलती है। 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच परसा में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही यह विस्तार रूप था, क्योंकि इसमें यूरोप में फ्रांस जो है ऑस्ट्रिया का तथा इंग्लैंड परसा का समर्थन दे रहे थे, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत पर भी दोनों शक्तियों के बीच पड़ा। तीर्थ कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण फ्रांस की सरकार द्वारा क्लाउड डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र का सैन्य एवं असैन्य अधिकारों को प्रदान करना था। जो है लाली को जो है ये सैन्य और असैन्य पर जो सभी प्रकार के जो अधिकार लाली को प्रदान कर देते हैं कौन? फ्रांसीसी सरकार। 1758 में लाली ने फोर्ट सेंट डेविड पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। फोर्ट सेंट डेविड पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। हालांकि तंजौर पर अधिकार करने में वह असफल रहा। तंजौर पर वो अधिकार कर पाता है, और लाली ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वो बुस्सी को हैदराबाद से बुला लेते हैं, जो कि एक राजनीतिक भूल होती है। दूसरी तरफ अंग्रेज नौसेना ने एडमिरल पॉकॉन्ग के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार मात दे देती है। इसी समय क्लाइव और वाटसन ने चंद्रनगर को अपने अधिकार में ले लिया।
क्लाइव और वाटसन ने क्या किया, चंद्रनगर को अपने अधिकार में ले लिया। 1760 में अंग्रेजी सेनानायक आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास के युद्ध में 22 जनवरी 1760 में इस युद्ध में फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों ने बुस्सी को कैद कर लिया। बुस्सी जो है हैदराबाद के जो गवर्नर रहते हैं उसे कैद कर लेते हैं। 1761 में पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद माहे एवं चिंजी पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तीर्थ कर्नाटक युद्ध का अंत 1763 में पेरिस की संधि से हुआ। पेरिस की संधि के बाद जो है तीर्थ कर्नाटक युद्ध का जो अंत होता है। इसमें इस संधि के शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की भारत में विजित सारी फैक्ट्रियां लौटा दी। अंग्रेजों ने क्या किया, जो फ्रांसीसियों की सारी फैक्ट्रियां जो थी पांडिचेरी वगैरह में उन्हें लौटा देते हैं वे, और वे फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे। अब क्या होती थी कि अब फ्रांसीसी जो है अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे, ना ही सेना रख सकती थी। वे सिर्फ व्यापार पर ही केंद्रित रहती थी और अब वे व्यापार में एकाधिकार प्राप्त करने के लिए युद्ध वगैरह नहीं कर सकती थी और ना ही अपना किसी तरह का क्षेत्र विस्तार कर सकती थी। तीर्थ कर्नाटक युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। अब फ्रांसीसी भारत में स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे। जो फ्रांसीसी जो है अब स्वतंत्र नहीं रह चुकी थी, वे अब अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ भी नहीं करती थी। पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने भारत में अपने राज्य विस्तार छोड़ दिया। राज्य विस्तार का जो विचार था वो छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार पर ही केंद्रित रखा। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की डुप्ले ने जो नींव रखी थी उसे उखाड़ फेंका। लगभग 20 वर्ष की अवधि तक चलने के बाद कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसी की हार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में अगली जो है सर्वेसर्वा अंग्रेज ही होंगे। देखिए इसमें जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध लड़ा गया, इसमें फ्रांसीसी क्यों असफल रहते हैं और अंग्रेज क्यों सफल रहते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। अब फ्रेंच कंपनी, जो कि फ्रेंच कंपनी होती है, ये राजकीय संरक्षण पर आधारित होती है और इसका जो है शासकीय सहायता करते हैं, शासकीय सहायता पर ही निर्भर रहती है, क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी थी। जबकि ब्रिटिश कंपनी जो है गैर सरकारी संस्था होती है, इसमें सरकार का कोई नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से मुक्त होती है ये कंपनी, जिसके कारण से है ये अपना युद्ध कर सकती थी और क्षेत्र विस्तार भी कर सकती थी, जबकि फ्रेंच कंपनी ऐसा नहीं कर पाती थी। फ्रेंच कंपनी की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश कंपनी की तुलना में कमज़ोर थी। ब्रिटिश कंपनी की अपेक्षा जो फ्रेंच का जो है आर्थिक स्थिति कमजोर थी। क्यों? क्योंकि वे ब्रिटिश कंपनी मध्य भारत, बंगाल, बम्बई और मद्रास के क्षेत्रों में व्यापार करती थी, जबकि फ्रेंच कंपनी केवल दक्षिण भारत में ही व्यापार किया करती थी। अंग्रेजों का सैन्य संगठन फ्रांसीसियों की तुलना में श्रेष्ठ था। अंग्रेजों का जो सेना था वो फ्रांसीसियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली था, यानी कि श्रेष्ठ था। फ्रांसीसी कंपनियों के अधिकारियों में दूरदर्शिता की कमी थी। फ्रांसीसी अधिकारी जो थे उनकी दूरदर्शिता में कमी थी, क्योंकि वे डुप्ले को वापस बुला लेते हैं। लाली की आती है आक्रामकता, जैसे लाली ने बहुत अधिक आक्रामकता दिखाई और जैसे बुस्सी को वो बुला लेता है हैदराबाद से। ये सब कारण था कि जो फ्रांसीसी अधिकारी थे उनकी दूरदर्शिता की, राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी उनमें। बंगाल में चंद्रनगर के फ्रांसीसी अधिकारियों ने नवाब सिराजुद्दौला जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जब युद्ध वगैरह करते हैं, तब जो है फ्रांसीसी जो है उनका समर्थन नहीं करते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध बंगाल में। इससे हम यह कह सकते हैं कि अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध में फ्रांसीसियों पराजय में आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक सभी पक्षों की भूमिका रही। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों के ये सभी पक्ष मजबूत साबित हुए। जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आर्थिक, जो राजनीतिक और सामरिक जो जितने भी भूमिका थी वे फ्रांसीसियों की कमज़ोर थी, जबकि अंग्रेजों की अधिक मजबूत साबित हुई। इसी के साथ कर्नाटक युद्ध का जो ये चैप्टर है हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद का वीडियो में हम आंग्ल मैसूर युद्ध वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और अंग्रेज़ों का जो सिक्कों के साथ युद्ध होता है वो सब भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे अंग्रेज पूरे भारत में अपना कब्जा कर लेते हैं पूरे भारत में, और अंग्रेज किस तरह से जो सिराजुद्दौला को हराते हैं, वहाँ पर ये करते हैं, बंगाल में द्वैत शासन लागू करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे चल कर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।